हेलो। सभी को नमस्कार। आज के सत्र में हम बात करेंगे लेबस ग्रेड सेकंड का जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है। उसी टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट नंबर जो 8 है उसका आयोजन हुआ है। उसके अंतर्गत बायोलॉजी का जो वीडियो सॉल्यूशन है, बायोलॉजी के जो 50 प्रश्न है उनका व्याख्यात्मक विवरण हम इसमें देखेंगे। किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे प्रश्न ऐसे एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आप सब मॉड्यूल के अंदर जो हमारा मॉड्यूल फर्स्ट था उसके अंदर ये प्लांट टेक्सोनोमिक यूनिट है उसमें दे रखी है, उसमें आपको पढ़ा भी होगा। तो उसके अंतर्गत हम आज शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हमारे बहुत से साथी है जो ऐसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे नहीं जुड़े हैं, कोई ज़रूरी सूचनाएं परीक्षा से संबंधित हो सकती है वो सारी इस चैनल पे प्रसारित की जाती है। तो उस चैनल से आप ज़रूर जुड़ें और एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करें ताकि आप इस प्रकार की वीडियोस को मिस ना कर पाएँ और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। हमारे बहुत से साथी अभी भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज इस एप्लीकेशन के माध्यम से चल रही है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन एग्जाम हेल्प सूरत का डाउनलोड करके उस पर ये सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध रहेगी। तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है यदि आप अपनी ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो। और इस तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए ये टेस्ट के दिए गए जो प्रश्न हैं उनको आप ज़रूर दोहराएं, ज़रूर पढ़ें ताकि आपकी एनसीईआरटी हो, राजस्थान बोर्ड हो या जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो, किस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर बना सकता है उन सबका विवरण हम यहाँ देख सकें। तो हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन, आज का ये सत्र, जिसके अंतर्गत हम बायोलॉजी के प्रश्नों के बारे में जानकारी लेंगे। ये हमारे कुछ कॉम्बो सेट्स हैं पुस्तकों के जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, नहीं भी कर रखी है, लेकिन पढ़ने के लिए बायोलॉजी के मॉड्यूल हमने निकाल रखे हैं, जो मॉड्यूल बड़े बेहतर हैं। और समय आपका जो टाइम है अभी भी 4 महीने हैं, आप मॉड्यूल के माध्यम से बायोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। केमिस्ट्री की नवीनतम एमसीक्यू बुक भी आ चुकी है, उनको भी आप बहुत अच्छे बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे आज के जो प्रश्न हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है शैवाल से संबंधित है, एल्गी से संबंधित है और भूरे शैवाल। अब हम जब भी शैवाल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि शैवाल के जो मुख्य प्रकार हैं वो हरे शैवाल हो सकते हैं, भूरे शैवाल हो सकते हैं, लाल शैवाल हो सकते हैं। उसी कड़ी के अंदर हम बात कर रहे हैं अभी भूरे शैवाल के उन महत्वपूर्ण लक्षणों की जो भूरे शैवाल से जुड़े। भूरे शैवाल के संबंध में सत्य कथन है। अब भूरे शैवाल का जो पढ़ने वाला पार्ट है वो क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है भूरे शैवाल के। जो सबसे पहले हम बात करें इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट, वर्णक, इसके अंदर पाए जाने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें पाए जाने वाले फ्लैजेला, एचल है या चल है, इसके अलावा इनमें पाए जाने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके एग्जाम्पल, इनका संचित भोजन, ये सारी चीजें आपको चाहे हरा शैवाल हो, चाहे भूरा शैवाल हो, चाहे आपका अन्य सवालों, उन सब के बारे में इतनी विशेषताएं हमें याद करनी है। और इसकी सारणी भी मैंने आपको उस मॉड्यूल के अंदर बना रखी है, तो यहाँ से लगभग एनसीईआरटी आधारित प्रश्न आता है और आपका गलत नहीं होगा। हम बात करते हैं बुरे सवाल के संबंध में। संचित भोजन पदार्थ, इनका जो संचित भोजन पदार्थ होता है वो क्या होता है, लेमिनेरिन और मेनिटोन होता है। लेमिनेरिन भी होता है और मेनिटोल भी होता है किसके अंदर, भूरे शैवाल के अंदर। जैसे हम बात करें हरे शैवाल के अंदर, तो हरे शैवाल के अंदर हमें पता है स्टार्च होता है। इसी तरह इनमें जो लैंगिक आपका जो लाल शैवाल है उसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, जो कि ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन का बना होता है, उसका रूप होता है। उसका एक तरह से किससे संरचना से आगे एक क्वेश्चन भी हमने दे रखा है कि ये किससे जुड़े होते हैं, तो ये ग्लाइकोलोजन और एमाइलोपेक्टिन से जुड़े होते हैं। इसके अलावा इनमें लैंगिक जो जनन है वो आइसोगेमस प्रकार का होता है। हम बुरे शैवाल की बात करें, हम हरे शैवाल की बात करें, तो उनमें पाया जाने वाला जो रिप्रोडक्शन है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, उगेमस, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी, तीनों प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। इनमें दो असमान पार्श्व कशाभिकाएं पाई जाती है, जबकि हम जब बात करते हैं किसकी, हरे शैवालों की, तो वहां 2 से 8 पार्श्व कशाभिकाएं पाई जाती है। यहाँ दो असमान पार्श्व कशाभिकाएं पाई जाती हैं। एल्जिनेट और एल्जली कमल भूरे शैवालों के उत्पाद है जो कि भूरे शैवालों से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा कि भूरे शैवाल के संबंध में असत्य कथन है। तो यहाँ इनमें जो लैंगिक जनन है वो केवल समयुग्मकी नहीं होता, वो असमयुग्मकी भी होता है, असमयुग्मकी भी होता है और विषमयुग्मकी भी होता है। इसलिए पॉइंट नंबर 2 आपका क्या है, गलत है। बाकी कथन 1
कथन सी और कथन डी सारे के सारे क्या हैं आपके, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो उत्तर आपका इसका क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि यहाँ 2 नंबर उत्तर आपका राइट। अब इसकी सारणी यहाँ हमने बनाई है। सारणी के अंदर हम देखें तो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट सारणी है और इस सारणी से बाहर आपको सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक बार भी सारणी को आराम से पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है, अब बात कर रहे थे कि हमें पता है कि सवाल का जो वर्गीकरण है, हम देखेंगे सबसे पहले सवाल के ये वर्ग दे रखे हैं। ये आपका पहला वर्ग है, ये आपका दूसरा वर्ग है, ये आपका तीसरा है और ये चौथा वर्ग है और ये आपका 5वां वर्ग। अब पहला वर्ग है क्लोरोफाइसी। यहाँ आपको क्या क्या याद करने हैं, एक तो वर्णक ध्यान होना चाहिए, इनका संचित भोजन पता होना चाहिए, इनमें कशाभिकाएं कैसी पाई जाती हैं और इनमें लैंगिक जनन और इनका उदाहरण कैसा होता है। अब हम यहाँ बात करें तो इनमें कशाभिकाएं 2 पार्श्व कशाभिकाएं होती हैं, यहाँ समान कशाभिकाएं होती हैं 8। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ इन्होंने कह दिया कि वर्णक क्लोरोफिल ए और बी होता है, फियोफाइसी के अंदर ए और सी होता है, बीटा कैरोटीन सब में होता है, तो इसको हम यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन को, जो कि कॉमन है सबके अंदर पाया जाता है। इसी तरह हम जेंथोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफिल ए और ई होता है। इनमें प्रश्न भी बनाए हुए हैं, रोडोफाइसी के अंदर ए और डी, ऐसे प्रश्न ही एग्जाम के अंदर आते हैं। इसके बाद संचित भोजन की बात करें तो क्लोरोफाइसी में स्टार्च, रोडोफाइसी में मैनिटोल लेमिनेरिन और आपका रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। इसी तरह आपका मिक्सोफाइसी में साइनोफाइसिन स्टार्च। ये सारी चीजें आपके इस मॉड्यूल के अंदर दे रखी है बेहतरीन तरीके से। ये आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, वहां भी ये सारणी आपकी दे रखी है, उसमें ये लैंगिक जनन और ये आपके एग्जाम्पल्स दे रखे। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित रोडोफाइसी लक्षणों के बारे में आपको बता। अब रोडोफाइसी लक्षण हम सबको पता है कि रोडोफाइसी के मतलब होता है लाल शैवाल। रोडोफाइसी का मतलब क्या होता है, लाल शैवाल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लाल शैवाल की बात हो रही है। तो लाल शैवाल की बात करें तो हम सबको पता है कि यहाँ मुख्य वर्णक क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी इसके मुख्य वर्णक होते हैं, बिल्कुल सही है। चल संरचनाएं इनके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। चल संरचना इनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, बिल्कुल सही है। चल संरचना इनमें एब्सेंट होती है। इसके बाद है केवल विषम युग्मकी प्रकार का उगेमस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, ये भी सही है। संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च नहीं होता, इनमें संचित भोज्य पदार्थ होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च आपका इसमें क्या होता है, संचित भोज्य पदार्थ होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसका संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। इसलिए ए बी आपका सी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका गलत है, उत्तर नंबर 1 राइट आंसर। तो इनमें चल संरचना अनुपस्थित होती है। चल संरचना का मतलब है कि इनमें फ्लैजेला नहीं पाई जाती। इस सारणी के माध्यम से हम एक चीज और भी सीख सकते हैं कि चल संरचना 2 शैवालों के अंदर एब्सेंट होती है, एक तो आपका रोडोफाइसी के अंदर और एक आपका साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी के अंदर। लेकिन एक बात याद रखनी है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम, लैंगिक जनन केवल और केवल साइनोफाइसी में एब्सेंट होता है। लैंगिक जनन केवल साइनोफाइसी में एब्सेंट होता है। चल संरचना इस मिक्सोफाइसी साइनोफाइसी या आपकी जो रोडोफाइसी है उसके अंदर, दोनों शैवालों के अंदर, लाल शैवाल और नीले हरी शैवाल के अंदर चल संरचना एब्सेंट, लैंगिक जनन केवल और केवल नीले हरी शैवाल के अंदर एब्सेंट होता है। अगला प्रश्न है असुमेलित का चयन कीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो कि कई बार एग्जाम के अंदर बहुत से प्रश्न यहाँ से घुमा फिरा कर आता है और हम भूल जाते हैं। ऐसा प्रश्न पिछली सेकंड ग्रेड में भी आया है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया है और एनसीईआरटी में भी दे रखा है। जीवन चक्र लाइफ साइकिल हम सबको पता है कि हैप्लॉन्टिक प्रकार का अगुणितिक अगुणितिक प्रकार का लाइफ साइकिल या जीवन चक्र पाया जाता है किसमें, शैवालों के अंदर। लेकिन कुछ अपवाद है जो कि अपवाद ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें शैवाल में ये होता है। अगुणितिक की एग्जाम, अगुणितिक का एप्लॉइड का बात करें तो वोल्वोक्स के अंदर और क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या होता है, अगुणितिक होता है और एप्लॉन्टिक होता है। द्विगुणित की बात करें तो फ्यूकस के अंदर और क्लेडोफोरा शैवाल के अंदर द्विगुणितिक होता है या डिप्लोन्टिक होता है। हैप्लोडिप्लोन्टिक की बात करें तो एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया के अंदर क्या होता है, अगुणितिक या हैप्लॉन्टिक होता है। तो एक सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। इन्होंने पूछा असुमेलित, तो इनमें से कोई भी असुमेलित नहीं है, सभी के सभी क्या है, सही है। तो उत्तर नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो लाइफ साइकिल
बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज फूड बड़ा, ऐसे ही प्रश्न इनमें पूछे जाते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से ये याद होंगे, आप सारणी के माध्यम से इसको बार बार पढ़ें, याद हो जाए। अब इन्होंने देखो एग्जाम्पल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर कि भूरे सेवाल। अब हमें पता है कि भूरे सेवाल की हम बात करेंगे यहाँ, तो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया हमें पता है लाल सेवाल है, तो ये भूरे सेवाल का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा कॉलम है जो पूर्ण रूप से क्या है, भूरा सेवाल है, भूरे सेवाल से संबंधित नहीं है, इन्होंने पूछा है नहीं है। तो मेट्रोकोस्पर्मम भी नहीं है, तो ये आपका क्या है, भूरे सेवाल से संबंधित नहीं है। दूसरा एक्टोकार्पस भूरा सेवाल होता है, डिक्टियोटा भी भूरा सेवाल होता है, लेमिनेरिया भी भूरा सेवाल होता है, फ्यूकस भी भूरा सेवाल होता है, सार्गोसम भी भूरा सेवाल होता है, एक्टोकार्पस भी क्या होता है, भूरा सेवाल होता है। ये सारे के सारे आपके भूरे सेवाल हैं, और ये आपका पहला जो ऑप्शन है ये भूरा सेवाल नहीं है, ये तो लाल एल्गी के अंदर या लाल सेवाल के अंदर आता है। इसलिए बी सी डी आपका उत्तर राइट हो जाएगा। ये असुमेलित है, तो ए उत्तर आपका सही आंसर है। ए नंबर पे आपको टिक करना। आगे हम बात करें क्लोरोफाइसी के संबंध में सत्य कथन है, संचित भोजन पदार्थ स्टार्च होता है। संचित भोजन जो पदार्थ है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। संचित भोजन पदार्थ क्या होता है, स्टार्च होता है, बिल्कुल सही है। संचित भोजन पदार्थ केवल स्टार्च होता है, इनके अंदर सिंपल। सिफेल्यूरोस एक हरा सेवाल है। सिफेल्यूरोस जो चाय के अंदर लाल कीट रोग उत्पन्न करता है, ये क्या है, एक प्रकार का हरा सेवाल है। इनमें केवल समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, इनमें केवल आइसोगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कैसा, आइसोगेमस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, आइसोगेमस प्रकार का लैंगिक जनन इनमें पाया जाता है। ये बात इनमें क्या है, गलत है, क्योंकि क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के अंदर आइसोगेमस, ऊगेमस एंड आइसोगेमस तीनों प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। तो ये कथन आपका क्या है, गलत हो गया। आगार आगार कौन को आगार आगार जिसे अभी हमने देखा था, इसका जो एग्जाम्पल था आगार आगार के अंदर हमने अभी एक एग्जाम्पल नोट किया था, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से आगार आगार प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का लाल सेवाल है। ये बोल रहा है हरे सेवालों के अंदर है, तो ये कथन भी गलत है और ये कथन भी गलत है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। ए और बी कथन आपके क्या है, बिल्कुल सही है, इसलिए कथन ए उत्तर नंबर आपका बी, उत्तर नंबर आपका क्या होगा, बी सही होगा। ए और बी दोनों सही है, तो ये कथन बी ऑप्शन आपका इसमें क्या है, राइट आंसर है। तो क्लोरोफाइसी के संबंध में, थियोफाइसी के संबंध में, रोडोफाइसी के संबंध में कुछ भी पूछे, कैसा भी घुमा फिरा के याद करना हो आपको, तो केवल सारणी पर्याप्त है, उससे बाहर प्रश्न आपका इस एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन प्रश्न आएगा इस प्रकार का कूट वाला, तो हम क्या है कई बार भूल जाते हैं, सही तरीके से प्रश्न को पढ़ते नहीं है, भाषा सही नहीं पढ़ते, और हमारा प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बच्चे कहते हैं कि सर हम नेगेटिव बहुत हो रहे हैं, तो नेगेटिव का सुधार धीरे धीरे होगा, आप धीरे धीरे पढ़ते जाएं, निश्चित रूप से सुधार होगा। जैसे जैसे एक्यूरेसी आप बढ़ाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समय निकालेंगे, कम से कम 5-6 महीने जब इस चीज़ों को पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे ये चीज़ें सही होती जाएंगी, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। लेकिन आप पहले से ही दिमाग में इस प्रकार की नेगेटिविटी बना लेते हैं कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं होना, हमारे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, हम क्या करें। इसका इलाज ये कि आप बार बार उन चीज़ों को पढ़ें, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब वो चीज़ें आपकी टिप्स भी होंगी, रट जाएंगी, याद हो जाएंगी, तो नेगेटिव होना बंद हो जाएंगे। आप केवल मौसमी तरीके से पढ़ के 2-3 महीने में पढ़ के यदि चाह रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आगे हम बात करते हैं अगली प्रश्न नंबर 106 पे। चाय का लाल कीट रोग, चाय का लाल कीट रोग, द रेड रस्ट ऑफ टी, ये होता है हमारा हरे सेवाल से। किससे होता है, हरे सेवाल से होता है। और हरा सेवाल का जो एग्जाम्पल है उसका नाम है सिफेल्यूरोस, सीफेलयूरोस, ये एग्जाम्पल है। ये एक प्रकार की लाल एलगी है, लाल सेवाल है, जिसके द्वारा चाय के अंदर रेड रस्ट रोग हो जाता है, चाय का लाल कीट रोग हो जाता है, पत्तियों के अंदर लाल धब्बे हो जाते हैं, उनको हम चाय का लाल कीट रोग कहते हैं। किससे होता है, हरे सेवालों से होता है। यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, हमें लगता है कि इसका उदाहरण क्या है, लाल सेवाल है। ये लैब असिस्टेंट 2018 या 16 के एक पेपर में आया था, तो वहां हमने देखा कि लाल सेवाल भी है, हरा सेवाल भी है। जब हम सिफेल्यूरोस की बात करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसका उदाहरण है, लाल सेवाल का उदाहरण है, लेकिन ये किसका उदाहरण है, हरे सेवाल का उदाहरण है। इसलिए उत्तर नंबर आपका एक राइट हो जाएगा।
ब्रायोफाइटा में शामिल है। जब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, ब्रायोफाइटा का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो हम पढ़ते हैं हिपेटिकोप्सिडा, हिपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, और एक हम पढ़ते हैं क्या, मोस, फर नहीं मोस। अब हम इन चीजों को देखते हैं। जब इसका क्लासिफिकेशन ये है हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरो, हिपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथो, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा है, ये आपका है ब्रायोप्सिडा, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और आपका ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। अब इसको ही अपने क्या कहते हैं, मोस कहते हैं। अब इन्होंने पूछा कि ब्रायोफाइटा में शामिल है। अब हम हिपेटिकोप्सिडा की तरफ चलेंगे तो इसको हम बोलेंगे लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मोस। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, आपके ब्रायोफाइटा के। लेकिन ऑप्शन में यदि देखें तो देखो फर्न आपका पेरिडोफाइटा में आता है, मोस और लिवरवर्ट आता है, यहाँ फर्न फिर नहीं आएगा, इसलिए ये भी बाहर है। उपरोक्त सभी नहीं हो सकता, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मोस और लिवरवर्ट। मोस और लिवरवर्ट जो है वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, वो आपके आते हैं किसमें, ब्रायोफाइटा के अंदर। ब्रायोफाइटा में कुछ याद नहीं करना, आपको केवल याद रखना है हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा को हम लिवरवर्ट कहते हैं, ब्रायोप्सिडा को हम आपका हॉर्नवर्ट कहते हैं, और सॉरी एंथोसिरोप्सिडा को हम हॉर्नवर्ट कहते हैं, और ब्रायोप्सिडा को आप क्या कहते हैं, मोस कहते हैं। इन तीनों को याद रखेंगे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। उत्तर नंबर आपका 3 राइट आंसर है। ब्रायोफाइटा के विषय में निम्न कथनों को पढ़ो तथा सही उत्तर का चयन आपको करना है। वास्तविक जड़ तना व पत्तियों का क्या होता है, इसमें अभाव होता है, बिल्कुल सही है। ब्रायोफाइटा के अंदर क्या होगा, वास्तविक पत्तियां और जड़ और तना का अभाव होगा। मुख्य पादप अगुणित होता है, हैप्लॉन्टिक होता है, अगुणितिक होता है, और आपका युग्म कोदबीद होता है, युग्म गेमिटोफाइटिक जिसको बोलते हैं, गेमिटोफाइटिक, गेमिटोफाइटिक या युग्म कोदबीद प्रकार का होता है। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है। लैंगिक अंग एक कोशिकीय नहीं होते, कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। आवरण रहित, आवरण क्या होते हैं, युक्त होते हैं। बहुकोशिकीय व जैकेट युक्त होते हैं, आवरण रहित नहीं, आवरण सहित होते हैं, इसलिए ये कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। निषेचन, पानी के अंदर एक भ्रूण उत्पन्न होता है। निषेचन आपका होता है पानी के अंदर, लेकिन जो भ्रूण उत्पन्न होता है वो पानी के अंदर उत्पन्न नहीं होता, वो मादा गेमिटोफाइट में उत्पन्न होता है। किसमें, मादा गेमिटोफाइट में उत्पन्न होता है, मादा गेमिटोफाइट में उत्पन्न होता है। मादा गेमिटोफाइट में उत्पन्न होगा क्या, निषेचन पानी के अंदर भ्रूण उत्पन्न होता है, नहीं, ये मादा गेमिटोफाइट के अंदर भ्रूण उत्पन्न करता है। तो उत्तर नंबर 4 भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब कथन 1 सही है, कथन बी सही है। तो उत्तर नंबर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। कथन ए और बी दोनों क्या है, सही है। दिए गए कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प को चुनो। ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्विद होता है। ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्विद होता है। ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पादप शरीर होता है वो बीजाणुद्विद कभी नहीं होता, युग्मकोद्विद होता है, गेमेटोफाइटिक होता है। तो आप क्या बताएंगे, गेमेटोफाइटिक होगा या बीजाणुद्विद, गेमेटोफाइटिक होगा या युग्मकोद्विद होगा। टेरिडोफाइटा का मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्विद होता है या स्पोरोफाइटिक होता है। तो ये दोनों इन्होंने क्या लिख दिए, स्पोरोफाइटिक, ये दोनों इन्होंने क्या लिख दिए, उल्टे लिख दिए। और ये आपका क्या है, गेमिटोफाइटिक है। तो ये उल्टा कर दिया, जिसका मतलब कथन एक भी गलत हो गया और कथन बी भी गलत हो गया। तो कथन ए और कथन बी दोनों के दोनों क्या है, आपके गलत हैं। इसलिए चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से सवाल एक ही समूह के प्रतिनिधि हैं। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार आता है कि कौन से ऐसे सवाल है जो एक ही समूह में पाए जाते हैं। एक समूह का मतलब या तो सारे लाल सवाल हैं, या सारे हरे सवाल हैं,
या सारे भूरे सवाल हैं, एक ही तरह के सवाल हैं, तो यहाँ से ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर बनता है। तो आप उनको जरूर याद रखेंगे कि एक ही तरह का जब प्रश्न आएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि अब देखो एग्जाम्पल हम बात करें कारा। अब कारा और फ्यूकस कभी नहीं हो सकते क्योंकि कारा हरा सवाल है और ये आपका भूरा सवाल है। वोल्वोक्स, पायरोगारा, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके हरे सवाल हैं, तो हम इसको मान सकते हैं। देख लो आप। अब यहाँ पोरफायरा लाल सेवाल, भूरा सेवाल, हरा सेवाल, ये भी नहीं है। कार्गोसम भूरा, लेमिनेरिया भूरा, ग्रेशिलेरिया लाल, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए कथन बी बिल्कुल राइट है। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। इनके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा समूह है। जैसे हमने नॉन कोर डेटा के अंदर देखा था, आर्थ्रोपोडा के सारे दे दिए, झींगा मछली दे दिया, या उसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जो सारे आर्थ्रोपोडा के। ऐसा प्रश्न भी मैंने आपको नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर दिया था कि कौन से समूह हैं, सभी एक ही समूह, कौन सा जो सेवा, ये जो नॉन कोर डेटा का समूह है जो सभी एक ही वर्ग से संबंधित है। तो वहां भी यहाँ भी ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो वोल्वोक्स, पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास सारे के सारे एक ही समूह में आने वाले जंतु है, सॉरी पादप हैं या सेवाल है। वोल्वोक्स, पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, बी नंबर आपका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय फ्लैजिलेट है। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय है और आपका क्या है, फ्लैजिलेट है। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, एक कोशिकीय भी है, फ्लैजिलेट भी है। क्लोरेला एक कोशिकीय है और नॉन फ्लैजिलेट है। स्पाइरोगायरा हमें पता है तंतुमय होता है। स्पाइरोगायरा क्या होता है, तंतुमय। जबकि वोल्वोक्स क्लोनीलीय होता है, जबकि ये फ्लैजिलेट होता है, नॉन फ्लैजिलेट नहीं होता, फ्लैजिलेट होता है। इसलिए कथन 4 क्या है आपका, गलत है। कथन 4 गलत है। कथन एक क्लेमाइडोमोनास एक उसकी फ्लैजिलेट, क्लोरेला एक उसकी नॉन फ्लैजिलेट, स्पाइरोगायरा तंतुमय संरचना। तो ये चौथा ऑप्शन जो आपका होगा वो क्या माना जाएगा, गलत कथन माना जाएगा। ए बी सी सही है और चौथा कथन क्या है, गलत है। आगे, निम्न में से कौन सा सत्यामोस है। निम्न में से कौन सा जो मोस है वो क्या है, सत्यामोस है। जैसे हमने सत्यामोस का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्रायोफाइटा की। हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्रायोफाइटा की। जो मोस ब्रायोफाइटा में मोस हमें पता है किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। पेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोफिडा। अब ब्रायोफिडा जो क्लास वो अपने आप में क्या है, मोस है। लेकिन उसमें जो पाए जाते हैं, जब जैसे कलब मोस, ये हमारा क्या है, टेरिडोफाइट के अंदर आता है। किस में आता है, टेरिडोफाइट के अंदर आता है। तो ये हमारा क्लब मोस नहीं है। फिर रेंडियर मोस, ये आपका लाइकेन में आता है, सिट्रेरिया आइलैंडिका। रेंडियर मोस लाइकेन के अंतर्गत आएगा। आयरिस मोस, कॉन्ड्रस क्रिस्मस, ये आपका लाल सेवाल के अंतर्गत आएगा। और बोग मोस, जिसको पीट मोस, बोग मोस कहते हैं, ये आपका सही है। ये आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आपका आता है ब्रायोफाइट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, ब्रायोफाइट के अंतर्गत आता है। इसलिए चौथा ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। एक प्रोथेलस होता है, एक प्रोथेलस होता है, एक प्रोथेलस होता है। अब टेरिडोफाइटा में थैलस के विकसित होने से पहले बनने वाली एक संरचना है। प्रोथैलस किसको कहेंगे, टेरिडोफाइटा में थैलस के विकसित होने से पहले बनने वाली एक संरचना है। टेरिडोफाइट में बनने वाली एक स्पोरोफाइटिक स्वतंत्र रूप से रहने वाली संरचना है। टेरिडोफाइट में बनने वाली एक गेमिटोफाइटिक स्वतंत्र रूप से रहने वाली संरचना होती है प्रोथेलस। प्रोथेलस क्या होता है, टेरिडोफाइट में बनने वाली गेमिटोफाइटिक होगी। और गेमिटोफाइटिक भी कैसा, स्वतंत्र गेमिटोफाइट, क्योंकि इनका स्पोरोफाइट मुख्य पादप शरीर कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। और इनका गेमिटोफाइट कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। तो जो प्रोथेलस होता है वो होता है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा में बनने वाली गेमिटोफाइटिक स्वतंत्र रूप से रहने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं, प्रोथेलस कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, कॉन्सेप्ट। और आपका ये जो टर्म है, एक आगे आएगा
अगली टर्म जो होगी वो होगी प्रोटेनीमा। ये दोनों दोनों टर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्रोथेलस का बनना टेरिडोफाइटा की विशेषता है। और प्रोथेलस होता क्या है? प्रोथेलस होता है टेरिडोफाइटा में बनने वाली एक गेमिटोफाइटिक स्वतंत्र रूप से रहने वाली संरचना। ठीक है, उत्तर नंबर 3 आपका राइट आंसर है, प्रोटेनीमा। ये जो जैसे जैसे आप इन प्रश्नों को हल करेंगे वैसे वैसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हमें याद होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इनके जितने ज़्यादा आप प्रश्न निकालेंगे, जितने ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट निकालेंगे, हमारी जो MCQ बुक है वो भी तैयार हो रही है, जैसी तैयार होगी अब तक पहुंचेगी। तो आप इतना कुछ कर लेते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। आप टिके रहें, एक जगह जुड़े रहें, उनको बार बार पढ़ें जो चीज़ आपके पास उपलब्ध है। हम कई बार हमारे पास बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जैसे बालकों की प्रवृत्ति होती है, जो बच्चे होते हैं संग्रहण की प्रवृत्ति, आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, बाल्यावस्था की विशेषता है कि संग्रहण करना। हमें संग्रहण नहीं करना, हमारे पास जो उपलब्ध है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, उसका ज़्यादा से ज़्यादा दोहरान करना है। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। यदि आप उन चीज़ों को बोलते हुए बहुत ज़्यादा इकट्ठा, ये बुक आ गई, वो बुक आ गई, ये ले लो, वो ले लो, उससे क्या है कि हमारा जो खुद का माइंड है वो बिल्कुल धीरे धीरे नर्वस होता जाएगा, भूलता जाएगा और कैपेसिटी कम होती जाएगी और हमें लगेगा एग्जाम के पास कि हमें कुछ नहीं आ रहा। तो इस चीज़ों को हम कैसे सीखेंगे? जब हम उनको याद करेंगे, उनको ही बार बार दोहराएंगे और उनको ही आप उनके जैसे जो चीज़ें आपको नहीं आ रही तो आप उनके प्रश्न निकाल लें। कोई बात नहीं, आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट के बाद तो इन चीज़ों को याद करो। कोई ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति को सारी चीज़ें आ रही हो, नहीं भी आ रही तो आप टेस्ट के बाद इनका दोहरान करें, उन कमियों को दूर करें जो चीज़ें आपको टेस्ट के अंदर नहीं आ रही थी। प्रोटेनिमा, प्रोटेनिमा क्या होता है? एक हैप्लॉइड संरचना है, डिप्लॉइड नहीं है, क्या है? हैप्लॉइड है तथा ये मोस में पाया जाता है। प्रोटेनिमा एक तरह से जब अंकुरण होता है किसका, जब हम इसका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं किसके अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर, उस समय प्रोटेनिमा बनती है मोस के समय। ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक चरण है। प्रोटेनिमा जो है मोस का हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक चरण है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट चरण है और ये अंकुरण के समय बनती है। कब बनती है? अंकुरण के समय बनती है। डायरेक्ट अंकुरण नहीं होता इनमें, एक मोस के अंदर सीधा अंकुरण न होकर एक मध्य में संरचना बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेनिमा बोलते हैं। हैप्लॉइड होती है तथा मोस में पाई जाती है। ये कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जाता है कि प्रोटेनिमा क्या है। उत्तर नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अब देखो गलत जोड़े का चयन आपको करना है। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि पाइनस द्विलिंगी होता है। पाइनस कभी भी द्विलिंगी नहीं होता। पाइनस क्या होता है? एक लिंगी होता है। पाइनस एक लिंगी होता है और नर और मादा अलग अलग पादपों में पाए जाएंगे। साइकस आपका क्या होता है? द्विलिंगी होता है, बिल्कुल सही है। साल्विनिया विषम बीजाणु और इक्विसिटम सब बीजाणु। सब बीजाणु का मतलब जब जनन के समय टेरिडोफाइट के अंदर एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं उन्हें हम होमोस्पोर या सम बीजाणु उत्पादक कहते हैं। जैसे लाइकोपोडियम है, इक्विसिटम है, टेरिडियम है, टेरिस है, ये सारे के सारे किस में आएंगे? लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, टेरिडियम, टेरिस, ये सारे सम बीजाणु में आएंगे। और साल्विनिया आपका किस में आएगा? विषम बीजाणु के अंतर्गत आता है। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सम बीजाणुविक और विषम बीजाणुविक के एग्जाम्पल। विषम बीजाणु के अंदर मार्सिलिया, साल्विलिया, एजोला, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, साल्विनिया, ये सारे विषम बीजाणु के अंदर आते हैं। और सम बीजाणु के अंदर मैंने आपको बता दिया लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, टेरिडियम, टेरिस, ये सारे सम बीजाणु के अंतर्गत आते हैं। तो पहला कथन हमारा गलत हो गया। पाइनस क्या होता है? एक लिंगी होता है, इसलिए उत्तर नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। फ्लोरिडियन मांड की संरचना किसके समान होती है? फ्लोरिडियन जो मांड है, फ्लोरिडियन जो स्टार्च है, फ्लोरिडियन जो मंड है, इसकी जो संरचना है वो किसके समान होती है? ऐसा प्रश्न भी एग्जाम के अंदर कई बार प्रश्न आता है कि फ्लोरिडियन जो मंड है तो उसकी जो संरचना है वो किसके समान होती है? अब फ्लोरिडियन मंड है क्या? संचित भोजन पदार्थ है। किसका संचित भोज्य पदार्थ है? ये आपका किसका संचित भोज्य पदार्थ है? लाल शैवालों का, रेड एल्गी का या रोडोफाइसी के अंदर संचित भोजन पदार्थ होता है फ्लोरिडियन मंड। जैसा कि लेमिनेरिन और मेनिटोल होता है किसका? भूरे शैवालों का। आपका जो स्टार्च या तेल की कुछ बूंदें
ये किसका संचित भोजन होता है? ग्रीन शैवाल का, हरे शैवालों का। साइनोफाइसियन स्टार्च, ये किसका होता है? साइनोफाइसिया, मिक्सोफाइसी का। ऐसे सवाल कई बार एग्जाम के अंदर आते हैं। तो ये है आपका लेमिनेरिन और मैनिटोल जो है, लेमिनेरिन और मैनिटोल, मांड और सेल्यूलोज, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, मैनिटोल और एल्जीन। तो ये आपका एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की संरचना के समान होता है क्या? फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च बराबर एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। ये आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी, इसलिए मैं बार बार आपको इसको प्रश्न को दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसा बन सकता है, एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो आप ध्यान रहे एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की जो संरचना वो फ्लोरिडियन मांड के समान होती है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया इसका कि फ्लोरिडियन मांड जो कि लाल शैवाल का संचित भोजन है वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है? राइट आंसर है। अब देखो संचित भोजन पदार्थ, ये रहा तेल, जेंतोफाइसी के अंदर ऑयल होता है। मैनिटो लेमिनेरिन किस में होता है? भूरे शैवालों में। स्टार्च और मंड किस में होता है? क्लोरोफाइसी के अंदर। फ्लोरिडीन स्टार्च लाल शैवाल और साइनोफाइसिन स्टार्च आपका मिक्सोफाइसी के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है? निम्न में से कौन सा युग्म है जो एक कोशिकीय शैवालों का है? क्लोरेला और स्पाइरुलाइना। क्लोरेला और स्पाइरुलाइना, क्लोरेला है और स्पाइरुलाइना है, ये किसके हैं? क्लोरेला और स्पाइरुलाइना दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं एक कोशिकीय शैवालों के। क्लोरेला भी और स्पाइरुलिना भी दोनों के दोनों एक कोशिकीय शैवालों के उदाहरण हैं। चाहे क्लोरेला हो चाहे स्पाइरुलाइना हो, दोनों के दोनों आपके एक कोशिकीय शैवाल। अब ये किस वर्ग में आते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक कोशिकीय शैवाल है। अब ये नीचे जो जो दे रखे हैं सारे के सारे क्या है? बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ वंश जैसे कि फ्लैजिनेला और साल्विनिया दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं, ऐसे पादपों को क्या कहते हैं? कई बार परीक्षण परिभाषा पूछ ली जाती है होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर की, सम बीजाणुक और विषम बीजाणुक। सम बीजाणु का मतलब है कि जनन के समय बनने वाले स्पोर्स यदि एक जैसे हैं, एक समान है, एक ही प्रकार के हैं, उनको हम सम बीजाणु कहेंगे, होमोस्पोर्स कहेंगे। बनने वाले बीजाणु अलग अलग प्रकार के हैं तो उनको हम सम बीजाणुक और विषम बीजाणुक, मतलब वहां कुछ सम भी होंगे कुछ विषम भी होंगे, उसको हम क्या नाम देते हैं? अलग अलग प्रकार के हैं, फिक्स नहीं है, तो उनको हम विषम बीजाणु क्या हेटेरोस्पोर्स कहेंगे। इंग्लिश टर्म भी इंपॉर्टेंट है, होमोस्पोर्स एंड हेटेरोस्पोर्स। होमोस्पोर का मतलब होता है सम बीजाणुक और हेटेरोस्पोर का मतलब होता है विषम बीजाणुक। ये कह रहा है कि कुछ वंश जैसे फ्लैजिनेला और साल्विनिया में बनने वाले दो प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं, ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं? ऐसे पादपों को हम कहते हैं क्या? विषम बीजाणुक पादप कहते हैं या हेटेरोस्पोर्स कहते हैं। विषम बीजाणु कहेंगे या हेटेरोस्पोर्स कहेंगे, और एक ही प्रकार के बन रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? सम बीजाणुक कहते हैं। उत्तर नंबर 2 आपका राइट है। परिभाषा भी एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है? इन्होंने कहा है कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दे दिए, पोरफायरा, वोल्वोक्स, सब देखो है केवल संचित भोजन के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ उन्होंने वर्ग के बारे में नहीं पूछकर हमसे थोड़ा सा प्रश्न गहरा दे दिया कि हाँ एग्जाम्पल दे दिया। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये एग्जाम्पल किस फैमिली सॉरी किस वर्ग का है। तो हम जैसे पोरफायरा है, पोरफायरा हमें पता है कि लाल के अंदर आता है, लाल शैवाल है। वोल्वोकस जो है वो आपका क्या है? हरा शैवाल है। इसके बाद एक्टोकार्पस आपका भूरा शैवाल हमने मान लिया, और यूलोथ्रिक्स आपका क्या मान लिया? हरा मान लिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि कौन सा युग्म बेमेल है। अब युग्म बेमेल है तो युग्म बेमेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमें पता है पोरफायरा लाल शैवाल है, तो लाल शैवाल का संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, बिल्कुल सही है। वोल्वोक्स हरा शैवाल है, संचित भोजन पदार्थ या तो मांड होगा या स्टार्च होगा, ये कथन भी बिल्कुल सही है। एक्टोकार्पस जिसमें कि भूरा शैवाल, इनमें फ्यूकोजेंथिन, भूरा रंग फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है, तीनों सही है। यूलोथ्रिक्स हरा शैवाल है, लेकिन मैनिटोल तो संचित भोजन पदार्थ किसके अंतर्गत होता है? आपका भूरे शैवालों के अंदर होता है, तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। तो हमें बेमेल का चयन करना था, जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना था। क्यों नहीं है उसका कारण मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से ये सुमेलित नहीं है। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है, अलग अलग टाइप के प्रश्न है। केवल यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो सारणी याद है, तो सवाल जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कुछ रोग जो कि किस में आएंगे हम बात करेंगे आगे, जो आपका कवक है, बेसिडियोमाइसिटी, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ये आपके जो 4 क्लासेज हैं, 4 क्लास है, उसके महत्वपूर्ण उदाहरण एक एक दो दो उदाहरण और उनके जो लक्षण है, महत्वपूर्ण करेक्टर हैं,
और उनके जो एग्जाम्पल जैसे ट्रफल्स किस में पाए जाएंगे, सेक फंजाई किस में होगा, कल्ब फंजाई क्या है, ऐसे उदाहरण एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो वो ऊपर ऊपर है, लेकिन वहां जब एक साथ हमें वो दिखते हैं तो हम उनको भूल जाते हैं, देख नहीं पाते हैं, याद नहीं कर पाते। तो ऐसे प्रश्नों को हमें याद करने की आवश्यकता है। एग्जाम में 3 प्रश्न यहां से आएंगे कंफर्म। अगला, हाइड्रोकोलोइड केराजीन किससे प्राप्त होता है? हाइड्रोकोलोइड केराजीन जो है वो किससे प्राप्त होती है? अच्छा प्रश्न है। केराजीन के बारे में इन्होंने पूछा है। हाइड्रोकोलोइड, कोलोइड पदार्थ कोलोइडीय, केराजीन जो है वो हमें पता है कि रोडोफाइसी से प्राप्त होती है। केराजीन का मिलना किसका लक्षण है? रोडोफाइसी का लक्षण। एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न आ चुका है कि लाल सेवाल जो है, और लाल सेवाल के अंदर केराजीन प्राप्त किए जाते हैं। केराजीन लाल सेवालों से प्राप्त होते हैं। तो केराजीन के बारे में आपको विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि केराजीन किससे प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोराइड केराजीन लाल सेवालों से प्राप्त होते हैं। निम्न में से विषम बीजाणु टेरिडोफाइट की पहचान करनी है। सम बीजाणु का हमने इससे बात की थी, कैसे टेरिडोफाइट जिसके अंतर्गत बनने वाले स्पोर्स एक ही प्रकार के होते हैं उनको हम सम बीजाणु के होमोस्पोर्स कहते हैं, और विषम बीजाणु के अंदर बनने वाले स्पोर्स कई प्रकार के होते हैं उनको हम विषम बीजाणु कहते हैं। विषम बीजाणु के अंदर आपका क्या आएगा? सिलेजिनेला और साल्विनी आएगा। सिलेजिनेला भी आएगा और साल्विनिया भी आएगा। सिलेजिनेला होगा और साल्विनिया होगा। ये किस में आएगा? सिलेजिनेला और साल्विनिया आपका किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका विषम बीजाणु टेरिडोफाइट के अंदर। सिलेजिनेला और साल्विनिया विषम बीजाणु टेरिडोफाइट के अंतर्गत आता है। सिलेजिनेला और साल्विनिया। अब देखो हमने आपको एग्जाम्पल बताया था सम बीजाणु का, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, टेरिडियम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ये सारे सम बीजाणुविक है। अब विषम बीजाणु के अंतर्गत आपका होगा साल्विनिया होगा, सिलेजिनेला होगा। ये सारे एग्जाम्पल आपके किसमें आते हैं? विषम बीजाणु के अंतर्गत आते हैं। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है कि सम बीजाणुविक और विषम बीजाणुविक के बारे में आपको बताना है। तो आपको ध्यान में है कि सम बीजाणुविक का एग्जाम्पल और विषम बीजाणुविक का एग्जाम्पल सिलेजिनेला, मार्सिलिया, साल्विनिया। सिलेजिनेला है, मार्सिलिया भी है, और साल्विनिया भी है, और एजोला भी है। एजोला, ये सारे विषम बीजाणु के एग्जाम्पल है। तो उत्तर नंबर 1 आपका क्या हो गया? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही कथन के चयन को कीजिए। फियोफाइसी, फियोफाइसी के संबंध में इन्होंने पूछा है कि अलैंगिक जनन प्रायद्विकशाबिक जूस्पोर अलैंगिक चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। अब इन्होंने सेट को चुना है फियोफाइसी के बारे में बताना है। इन्होंने क्या कहा है कि फियोफाइसी के बारे में बताना है। फियोफाइसी के बारे में जब हम बताएंगे तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा कथन, कुछ कथन दे रखे हैं और उनका चयन आपको करना है। अब देखें यहाँ अलैंगिक जनन प्राय द्विकशाबिक जूस्पोर से होगा, अलैंगिक चल बीजाणुओं के द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। लैंगिक जनन केवल विषम युग्मकी प्रकार, लैंगिक जनन क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में आइसोगेमस, ऊगेमस और एनाइसोगेमस तीनों प्रकार का पाया जाता है, इसलिए कथन बी क्या है? गलत है। यहाँ इन्होंने क्या, केवल, केवल विषम युग्मकी नहीं होगा, समयुग्मकी भी होगा और विषम युग्मकी भी होगा और असमयुग्मकी भी होगा, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। संचित भोज्य पदार्थ मैनिटोल और लेमिनेरिन के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। पाए जाने वाले मुख्य वर्ण क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटीनॉइड तथा जेंथेफिल पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। कई कोशिकाओं में सेल्यूलोज भित्ति होती है जो बाहर की ओर प्राय एल्जिन के जिलेटिन आवरण से आवृत होती है, इसलिए ये ई कथन भी क्या है आपका? सही है। ए, सी, डी और ई, ए, सी, डी और ई क्या है कथन आपका? सही है। सी कथन भी आपका बिल्कुल ओके है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र की घटनाओं का सही अनुक्रम है। ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र की घटनाओं का सही अनुक्रम है। ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र की घटनाओं का सही अनुक्रम है। अब क्या अनुक्रम सही है? किस चक्कर, ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र की घटनाओं का सही अनुक्रम, इनको क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले युग्मकोद्भिद का गैमेटोफाइट से क्या होगा? जुड़ाव होगा। उसके बाद आपका पुमंगों का जल में छोड़ा जाना, पुमंगों को जल में क्या होगा? छोड़ा जाएगा। उसके बाद आपका होगा पुमंग का अंड के साथ सहलगन युग्म,
उसके बाद बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट बनेगा, और लास्ट के अंदर आपका क्या होगा, अगुणित बीजाणु उत्पन्न करने के लिए न्यूनकारी विभाजन होगा। तो ये आपका थोड़ा सा कंफ्यूज आपको हो सकता है, लेकिन आप जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमें पता है कि सबसे पहले युग्मकोज विद गेमेटोफाइट का आधार से जुड़ाव होगा, उसके बाद पुमंगों को, पुमंग जो है उनको जल में छोड़ा जाएगा, उसके बाद पुमंग का अंड के साथ संलग्न होगा, उसके बाद बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट बनेगा, और उसके बाद इनमें क्या है, न्यूनकारी विभाजन या सूत्री विभाजन होगा। तो इसलिए कथन सी आपका राइट आंसर है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ मिलान आपको करना है। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ क्या करना है, मिलान करना है। अब टेरिडोफाइट क्या है, ब्रायोफाइट क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है और जिम्नोस्पर्म क्या है। टेरिडोफाइट हमें पता है क्या है, ब्रायोफाइट क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है और जिम्नोस्पर्म क्या है, केवल एग्जांपल दे रखे, सिंपल है। आपने जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो हमें पता है कि जो जिम्नोस्पर्म है वो गिंगो है। अब हम ब्रायोफाइट की बात करें, साल्विनिया है, जो आपका क्या है, साल्विनिया, साल्विया, साल्विया या सेल्विनिया, अलग अलग दे रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब बी का नंबर क्या होगा, अब ब्रायोफाइट क्या है, पॉलीट्राइकम है, ब्रायोफाइट क्या है, पॉलीट्राइकम है, और साल्विया एंजियोस्पर्म है, और टेरिडोफाइट क्या है, साल्विनिया है। टेरिडोफाइट क्या है, साल्विनिया है। तो उत्तर नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। साल्विया अलग है और साल्विनिया या सेल्विनिया क्या है, अलग है। साल्विनिया का भी हमने विषम बीजाणु के अंदर एग्जांपल पढ़ा था, वो क्या था, टेरिडोफाइट का था। तो ए का जो 4 नंबर है वो है, और ए का 3 नंबर नहीं होगा, 4 नंबर होगा। तो ये थोड़ा सा आप एग्जाम्पल इनके याद रखेंगे तो आपको कन्फर्म रूप से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक में ही है, बड़े वाले में। आगे है, आगे प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंपल भी है, आप आराम से कवर कर सकते हैं। इनको एग्जांपल याद रखें जरूर ना। ब्रायोफाइटा में जेमा कप, अब इन्होंने पूछा है कि ब्रायोफाइटा के अंदर जो जेमा कप है, हमें पता है मुकुलन या जेमा कप इन्होंने दे रखा है, लेकिन अब आप ये कहेंगे सर आपने यहाँ मुकुल, मुकुलन, हम उसको लेके चलते हैं किसमें, किस प्रकार का जनन है, लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, या पोषक अवशोषण है, या गैसीय विनिमय है। इनमें जो जेमा कप होते हैं ब्रायोफाइटा में, जो कि आपका अलैंगिक जनन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। हम विखंडन, खंडन, बहुखंडन, कई बार कायिक जनन के बारे में जानते हैं। कायिक जनन ना होकर ये क्या है, अलैंगिक जनन का उदाहरण है जेमा कप। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है तो हमें देखने को लगता है कि पोषक अवशोषण है, गैसीय विनिमय है, ये क्या है, अलैंगिक जनन का प्रकार है जेमा कप। ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं जेमा कप, और किसको प्रदर्शित करते हैं, अलैंगिक जनन को प्रदर्शित करते हैं। कई बार आ जाता है कि जेमा कप किसमें पाए जाते हैं, इधर आपको दे दिया, पादप का नाम सेवाल है, कवक है, ब्रायोफाइट है या टेरिडोफाइट, इधर आपके एग्जांपल दे दिए भी, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक, इस तरह से। तो आप ये याद रखेंगे, जेमा कप ब्रायोफाइटा में पाया जाता है और अलैंगिक जनन के लिए जिम्मेदार है। शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। अब शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो किससे निर्मित होती है, हम सबको पता है, सेल्यूलोज, ग्लैक्टेंस, मेनन्स द्वारा। सेल्यूलोज होंगे, ग्लैक्टेंस होंगे, मेनन होंगे। अब यहाँ सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, प्रोटीन, ये सारी चीजें नहीं होंगी। सेल्यूलोज होगा, ग्लैक्टेंस होगा और मेनन द्वारा निर्मित होती है क्या, शैवालों की कोशिका भित्ति। अब हम कई बार यहाँ पेक्टिन दे रखा है, सेल्यूलोज दे रखा है, हेमिसेल्यूलोज दे रखा है, ये सारी चीजें इनके अंदर नहीं आती है। यहाँ हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि शैवालों के अंदर अलग अलग जो कायिक, जो आपका कवक है, उनकी कोशिका भित्ति किसकी होगी, शैवाल की किसकी होगी। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार यहाँ से प्रश्न आता है कि शैवालों की जो कोशिका भित्ति है, सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन भी होता है, ग्लैक्टेंस भी होता है, मेनन्स भी होता है। अब देखो, अब पेक्टिन है तो यहाँ हेमिसेल्यूलोज नहीं होगा, यहाँ पेक्टिन है तो प्रोटीन नहीं होगा। तो यहाँ इस तरीके का है कि पेक्टिन होता है, ये लो पेक्टिन, सेल्यूलोज, पेक्टिन, ग्लैक्टेंस, मेनन्स,
या कार्बनिक पदार्थों द्वारा बनी होती है। तो इनका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें लगता है कि सारे एक जैसे हैं, लेकिन याद रखना है सेल्यूलोज होगा, ग्लैक्टेंस होगा, मेनेंस होगा, सेल्यूलोज पैक्टिन। सेल्यूलोज और पैक्टिन मुख्य पदार्थ होता है, सेल्यूलोज होता है और पैक्टिन होता है। हेमी सेल्यूलोज कभी भी नहीं आएगा। इसके अलावा प्रोटीन भी कभी नहीं आएगा। यहाँ भी आपका हेमी सेल्यूलोज, इसलिए हेमी सेल्यूलोज और प्रोटीन कभी भी नहीं याद रखना। हेमी सेल्यूलोज और प्रोटीन आपको कभी भी याद नहीं रखना, ये कभी भी जिंदगी में इसमें नहीं आएंगे, इसलिए आप इसको कंफ्यूज ना हो। हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन इसके अंतर्गत, हेमी सेल्यूलोज और प्रोटीन इसमें नहीं आते। इसके अलावा जो भी दे रखे हैं सेल्यूलोज, पैक्टिन, ग्लेक्टोन्स, मेनेंस या कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीज इसके अंतर्गत आती है, इसलिए कहता नहीं, ये आपका राइट आंसर। फियोफाइसी में लैंगिक जनन होता है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी में तीनों प्रकार का होगा, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, उगेमस। आइसोगेमस, आइसोगेमस, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी, तीनों प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है किसमें, फियोफाइसी के अंतर्गत। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस प्रकार का लैंगिक जनन इनमें पाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वर्ग ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये केवल अलैंगिक स्पोर द्वारा प्रजनन करते हैं। इसमें फंजाई में माइसीलियम शाखित व सेप्टेट होते हैं। इनमें केवल परजीवी होते हैं। इन फंजाई के उदाहरण अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकोम और ट्राइकोडर्मा होते हैं। अब वर्ग ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है, इसमें अलैंगिक स्पोर्स द्वारा प्रजनन होता है। फंजाई में माइसीलियम शाखित व सेप्टेट होता है। इनमें केवल परजीवी होते हैं। अब देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज जो हमें पता है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज एक ऐसी क्लास है जिसके अंतर्गत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। एकमात्र ऐसी क्लास है कवक के अंदर ड्यूटेरोमाइसिटीज जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, और शैवाल के अंदर ऐसी क्लास है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, वो है मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता, तो हम क्या कहेंगे, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, तो बिल्कुल ठीक है। इनमें केवल अलैंगिक स्पोर द्वारा प्रजनन होता है, बिल्कुल सही है। इस फंजाई में माइसीलियम शाखित व सेप्टेट होते हैं, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। इनमें इनके केवल परजीवी रूप होते हैं, ये बात गलत है, इनके केवल परजीवी रूप होते हैं ऐसा कहना उचित नहीं है। इस फंजाई के उदाहरण अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये भी बात सही है। तो इनमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इस फंजाई में माइसीलियम क्या होगा, शाखित होगा और सेप्टेट होगा। माइसीलियम शाखित होगा और सेप्टेट होगा, माइसीलियम शाखित होगा और आपका क्या होगा, सेप्टेट होगा। तो ये कथन भी आपको याद रखना है। आगे तो यहाँ उत्तर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। लेमिनेरिन और मैनिटेओल भूरे शैवालों के खाद्य पदार्थ है, संचित भोजन है। ये किसके प्रकार होते हैं, ये आपकी एक तरह से जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसा हमने फ्लोरिडियन स्टार्च के बारे में देखा था, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन होते हैं। एमाइलोपेक्टिन, एमाइलो, ऐसे जोड़कर याद रखें आप, एमाइलोपेक्टिन व ग्लाइकोजन क्या होते हैं, एमाइलोपेक्टिन होते हैं और ग्लाइकोजन होते हैं। एमाइलोपेक्टिन होते हैं और ग्लाइकोजन होते हैं, जबकि यहाँ क्या होंगे, जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटीन्स और लिपोप्रोटीन्स ये नहीं होते, ना लिपिड्स होते हैं। तो उत्तर नंबर 2 आपका राइट होगा। लेमिनेरिन, मैनिटोल तो जटिल कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं, और एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन फ्लोरिडेन स्टार्च के रूप में काम आते हैं। अब स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड के साथ मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन आपको करना है। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा में साइलोटम, लाइकोप्सिडा में इक्विसिटम, स्पिनोप्सिडा में सेलेजिनेला और टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस। अब देखो यहाँ केवल एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक साइड आपके टेरिडोफाइट है, उसके वर्ग है, क्लास है, और एक साइड उनके उदाहरण है। तो हम बात करें यहाँ साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा का क्या होता है, साइलोटम होता है। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा का क्या होता है, सिलेजिनेला होता है। और सिर्फ स्पिनोप्सिडा में क्या होता है, इक्विसिटम होता है। और टेरोप्सिडा में क्या होता है, ड्रायोप्टेरिस होता है। तो उत्तर नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। इसके केवल एग्जाम्पल है, वो आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार प्रश्न यहाँ से
हाँ जी, हम बात कर रहे थे, हमने देखा था कि साइक्लोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ये सारे के सारे आपके जो वर्ग हैं, क्लास है, ये है टेरिडोफाइटा से जुड़े हुए, और उनके सामने दे रखे हैं इनके एग्जाम्पल। तो हमने देखा कि यहाँ जो साइक्लोप्सिडा है, साइलोप्सिडा पहली क्लास, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, साइलोप्सिडा का जो एग्जाम्पल है वो साइलोटम है, ए का 1 नंबर है, बी का 3 नंबर किया, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल सिलेजिनेला है, और स्पिनोप्सिडा के अंदर क्या आता है, इक्विसिटम आता है, और टेरोप्सिडा में क्या आता है, ड्रायोप्टेरिस आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, राइट आंसर। आगे स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मिलान करना है और उत्तर आपको बताना है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार प्रश्न आया भी हुआ है। जब हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज की, एस्कोमाइसिटीज क्लास नंबर 2 किसमें, आपकी कवक के अंदर। तो पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम को हम कहते हैं ग्रीन मोल्ड या ब्लू मोल्ड। क्या कहते हैं, ग्रीन मोल्ड कहते हैं या ब्लू मोल्ड कहते हैं। तो एस्परजिलस को ब्राउन मोल्ड या ब्लैक मोल्ड कहते हैं, और न्यूरोस्पोरा को ब्लैक नहीं कहते, न्यूरोस्पोरा को कहते हैं रेड या पिंक, रेड या पिंक। इसलिए ये कथन आपका क्या है, 3 नंबर ऑप्शन आपका गलत दे रखा है। न्यूरोस्पोरा को क्या कहेंगे, या तो रेड कहेंगे या पिंक कहेंगे। पेजिया क्या है, एक कप फंजाई है। तो ब्लू, ब्लैक और आपका पिंक। तो पेनिसिलियम को ब्लू या ग्रीन, एस्परजिलस को ब्राउन या ब्लैक, न्यूरोस्पोरा को रेड या पिंक। तो ऑप्शन आपका सही है 3 नंबर। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ असुमेलित है, गलत कूट का चयन किया गया, इसलिए हमने क्या कर दिया, 3 नंबर ऑप्शन दे दिया। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनका नाम क्या है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो आप इनको विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अगला है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में दे रखा है स्त्रीधानी। अब आप सबको पता है, कई बार ऐसे प्रश्न हम ले चुके हैं, स्त्रीधानी, आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया। ये स्त्रीधानी का मतलब है, स्त्रीधानी की जो शुरुआत है, आर्किगोनिया की जो शुरुआत है, हमें पता है कि ब्रायोफाइटा से होती है। एंथ्रीडिया और ऊगोनिया, ऊगोनिया का मतलब होता है मादा जननांग, जो कि हमारे थैलोफाइटा तक पाई जाते हैं, ऊगोनिया। और एंथ्रीडिया की शुरुआत भी हमारी कहां से होती है, थैलोफाइटा से होती है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो एंथ्रीडिया रखने वाला अंतिम ग्रुप क्या है, टेरिडोफाइटा है। अब आर्किगोनिया की शुरुआत कहां से हो रही है, ब्रायोफाइटा से। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म क्या है, आर्किगोनिया रखने वाला अंतिम समूह है। तो ये दोनों इक्वल चलते हैं। आप मादा जननांग की बात करें तो आर्किगोनिया होगी, मार्किगोनिया की शुरुआत होगी आपकी ब्रायोफाइट से। उससे पहले जो मादा जननांग था वो क्या था आपका, उससे पहले था ऊगोनिया। वो कहां तक था, थैलोफाइटा तक था। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में मादा जननांग जो होता है वो क्या होता है, स्त्रीधानी आर्किगोनिया होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ब्रायोफाइटा होगा, उसके बाद टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अंतिम समूह है, होगा क्या, आर्किगोनिया रखने वाला। ठीक है, उत्तर नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। शैवालों के वर्णकों के संबंध में नीचे दिए गए कूट से असुमेलित का चयन कीजिए। क्लोरोफाइसी, ए और बी, थियोफाइसी, ए और सी, रोडोफाइसी, ए और डी, और जेंथोफाइसी, ए और ई। तो यहाँ क्लोरोफाइसी जो है वो ए और बी है, थियोफाइसी जो है वो ए और सी है, रोडोफाइसी ए और डी है, जेंथोफाइसी ए और ई है। अब इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा कथन असुमेलित है। क्लोरोफाइसी में वर्णक ए और बी है, बिल्कुल सही है। थियोफाइसी में ए और सी है, बिल्कुल सही है। रोडोफाइसी में ए और डी है, बिल्कुल सही है। और जेंथोफाइसी में ए और ई है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हुआ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, सब के सब क्या है, सही है। ऐसा पादप जो स्पोर स्पोर व भ्रूण बनाता है, किंतु जिनमें बीज व सैवन उत्तक अनुपस्थित होते हैं, किस समूह में रखेंगे। ऐसा पादप जो स्पोर व भ्रूण बनाता है, किंतु जिनमें बीज व सैवन उत्तक अनुपस्थित होते हैं, किस समूह में रखेंगे। इनको हम रखेंगे आपके किस समूह के अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर। क्योंकि ब्रायोफाइटा के अंदर ना तो सैवन उत्तक होता है और ना ही क्या होता है, भ्रूण होता है, और ना ही क्या है, बीज होता है। बीज बनने की जो शुरुआत है वो टेरिडोफाइट से होती है, सैवन उत्तक भी टेरिडोफाइट में उपस्थित होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। सबको पता है कि पादप जो स्पोर व भ्रूण बनाता है, स्पोर तो बनाएगा, भ्रूण भी बन जाएगा, किंतु जिनमें बीज और सैवनों तक नहीं बनेगी। भ्रूण बनने की जो शुरुआत है वो ब्रायोफाइटा में होती है, और भी इनमें बन जाते हैं, लेकिन बीज नहीं बनता और सैवन तक नहीं होते। सैवन तक बनने की प्रक्रिया है वो आपकी किस में शुरू हो जाती है, टेरिडोफाइट में होती है। टेरिडोफाइट में भी बीज नहीं बनता, बीज किस में बनते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बनते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
यदि अनावर्त बीजीयों में जिम्नोस्पर्म में गुणसूत्रों की अगुणित संख्या कितनी है, 24 है, तो उसके भ्रूणपोष में, अब हमें पता है कि इनका जो भ्रूणपोष होता है, हमेशा भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है, 3n होता है। तो 24 72 हो गया, हालांकि 72 हमारे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, 24 ही होगा, क्योंकि यहाँ जो पादप है उनमें भ्रूणपोष अगुणित कोशिकाओं की जो संख्या है वो आपकी क्या होती है, 24 ही रहेगी, क्योंकि भ्रूणपोष इनका क्या होता है, 3n होता है। भ्रूणपोष क्या होता है इनका, 3n होता है। भ्रूणपोष क्या होता है, 3n होने के कारण इनका जो है वो क्या रहता है, 24 ही उत्तर इनका रहेगा, क्या रहेगा, 24, क्योंकि n बराबर 24 और भ्रूणपोष भी क्या है, n है, तो 24 बराबर 24 ही आ जाएगा गुणसूत्रों की संख्या। यदि यहाँ अनावर्त बीजी न होकर जिम्नोस्पर्म की जगह एंजियोस्पर्म होता, आवर्त बीजी होता, तो हम इसका उत्तर क्या करते, फिर हमारा उत्तर 72 इसका हो जाता। टेरिडोफाइट के संबंध में सुमेलित है, कलमोस लाइकोपोडियम होता है। कलमोस क्या होता है, लाइकोपोडियम होता है। स्मॉल कलमोस आपका क्या होता है, सिलेजिनेला होता है। होर्सटेल आपका क्या होता है, इक्विसिटम होता है। होर्सटेल टेरिडोफाइट के अंदर आता है। मेडन हेयर फर्न गिंगो बाइलोबा नहीं होगा, मेडन हेयर जो फर्न है वो एडिएंटम होगा, एडिएंटम, एडिएंटम होता है, एडिएंटम होगा, एडिएंटम। यहाँ यदि मेडन हेयर ट्री होता, मेडन हेयर ट्री तो हम क्या कहते हैं, गिंगो बाइलोबा को कहते हैं, लेकिन मेडन हेयर फर्न है तो आपका एडिएंटम होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, गलत हो गया, असुमेलित है। ए सही है, बी सही है और सी सही। निम्न में से गुरुपर्णी मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट का उदाहरण। अब लघुपर्णी और गुरुपर्णी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करें गुरुपर्णी की, किसकी बात कर रहे हैं हम, टेरिडोफाइटा की बात कर रहे हैं, और टेरिडोफाइटा के अंदर हम बात किसकी कर रहे हैं, लघुपर्णी और गुरुपर्णी की। अब गुरुपर्णी की हम बात जब करते हैं तो मैक्रोफिलस के अंदर तना छोटा होगा और पत्तियां बड़ी होंगी। तना छोटा वह पत्तियां बड़ी, तना छोटा वह पत्तियां बड़ी होती है। तना छोटा होता है वह पत्तियां बड़ी होती हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, गुरुपर्णी के अंतर्गत आएगा। तना छोटा होगा और पत्तियां बड़ी होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, गुरुपर्णी या मैक्रोफिलस कहते हैं। तना छोटा होगा, पत्तियां बड़ी होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, गुरुपर्णी कहते हैं। गुरुपर्णी के अंदर टेरिडियम, टेरिस और मार्सिलिया आते हैं। टेरिडियम, टेरिस और मार्सिलिया, टेरिडियम आएगा, टेरिस आएगा और मार्सिलिया आता है। इसलिए यहां हमारे केवल क्या दिख रहा है, गुरुपर्णी का उदाहरण है। इन्होंने यहाँ गुरुपर्णी का बोला है, गुरुपर्णी का मतलब होता है मैक्रोफिलस, तो आपका टेरिडियम है, टेरिस है और मार्सिलिया है। टेरिडियम, टेरिस और मार्सिलिया, तो यहाँ आपका केवल और केवल केवल डी, यहाँ जो टेरिडियम केवल ये आएगा आपका उत्तर, टेरिडियम केवल डी है। तो टेरिडियम केवल डी का मतलब होगा केवल डी। ये केवल डी आपका उत्तर होगा, 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, गुरुपर्णी का उदाहरण होगा, क्योंकि गुरुपर्णी के अंदर क्या आते हैं, टेरिडियम, टेरिस, आपका टेरिडियम आएगा, टेरिस आएगा और मार्सिलिया आएगा। लेकिन इक्विस्टिटम, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके लघुपर्णी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ए बी सी आपका नहीं हो सकता, ये बात गुरुपर्णी की कर रहा है। गुरुपर्णी के अंदर केवल और केवल डी, केवल और केवल डी का मतलब चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल डी। ठीक है, तो आप सही कर लें थोड़ा सा, केवल डी। अगला प्रश्न, बेमेल युग्म का चयन आपको करना है। मोरल्स और टर्फल्स फाइकोमाइसेटीज, पफ वोल व टोडस्टूल बेसिडियोमाइसेटीज, अर्ली ब्लाइंड ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलिनाई और लेट ब्लाइंड ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फिडेंस। अब मोरल्स और ट्रफल्स, अब हमें पता है कि मोरल और ट्रफल्स फाइकोमाइसेटीज में नहीं पाए जाते। मोरल और ट्रफल्स एस्कोमाइसेटीज में, फाइकोमाइसेटीज बात क्या आता है, एस्कोमाइसेटीज। एस्कोमाइसेटीज में मोरल और ट्रफल्स पाए जाते हैं, एक प्रकार की कवक है, इसलिए कथन एक क्या है, बिल्कुल गलत है। पफ बोल और स्टूल
ये बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर पाए जाते हैं, ये भी सही है। इसके बाद अर्ली ब्लाइंड ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनाई ड्यूटेरोमाइसिटीज का उदाहरण है। लेट ब्लाइंड ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इम्पिडेंस, ये आपका फाइकोमाइसिटीज का उदाहरण है। तो मोरल्स और ट्रफल्स आपके एस्कोमाइसिटीज में आएंगे, ना कि आपके फाइकोमाइसिटीज में आएंगे, इसलिए कथन ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। पफ बाल और टोड स्टूल बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। अर्ली ब्लाइंड ये छोड़ दो आप, मोरल और ट्रफल्स आपके एस्कोमाइसिटीज में आते हैं। ये एनसीईआरटी में आपको दे रखे हैं। ये आपका रोग अर्ली ब्लाइंड ऑफ पोटैटो जो अल्टरनेरिया सोलेनाई क्या हो रही है, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर आता है। लेट ब्लाइंड ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इम्पिडेंस है, जो कि आपका किस में आता है, फाइकोमाइसिटीज के अंदर आता है। बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य हैं। अब बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के अंदर मशरूम भी आएंगे, ब्रैकेट फंजाई भी आएंगे, पफबाल भी आएंगे, और अपने यहाँ देखा था बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आपके पफबाल टोड स्टूल, पफबाल टोड स्टूल, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और सारे के सारे किसमें आते हैं, बेसिडियो। ये उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर है सेक फंजाई, जो कि आपका क्या है, सेक फंजाई आपके आते हैं एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत। ये एस्को के अंदर आएंगे तो ए बी और सी आपका क्या हो जाएगा, ए बी और सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कवकों में कवक जाल के संबंध में असुमेलित का चयन कीजिए। कवकों में कवक जाल के संबंध में असुमेलित का चयन आपको करना है। फाइकोमाइसिटीज पट्टविहीन बहुकेंद्रित होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज पट्टयुक्त व शाखित होते हैं। एस्कोमाइसिटीज पट्टयुक्त व शाखित होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज पट्टविहीन व अशाखित होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका असुमेलित है ड्यूटेरोमाइसिटीज का। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होंगे वो पट्टविहीन होंगे और अशाखित होंगे, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका क्या है, गलत ऑप्शन। लाल शैवाल का उदाहरण है पॉलीसाइफोनिया है, ग्रेसिलेरिया है, पोरफायरा है। ए बी और सी, और उसके बाद आपका आएगा ई। ए बी सी और ई, ए बी सी और ई आपका राइट आंसर होगा। ए पॉलीसाइफोनिया है, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका होगा ग्रेसिलेरिया, ये भी लाल शैवाल है। पोरफायरा भी लाल शैवाल है। ए बी सी और ई, ए बी सी और ई आपका राइट आंसर होगा। डी आपका जो है वो भूरा शैवाल है। आयरिस मोस जो चारे के रूप में काम लिया जाता है, शैवाल को किस वर्ग में रखा जाता है। आयरिस मोस जो चारे के रूप में काम में आएगा और उस शैवाल को किस में रखा जाएगा, लाल शैवाल के अंतर्गत रखा जाता है। आयरिस मोस को किस में रखेंगे, कॉन्ड्रस क्रिस्पस या लाल शैवाल के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ब्रायोफाइटा में शामिल है लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, मोस और फर्न। लीवरवर्ट है, हॉर्नवर्ट है और मोस है और फर्न है, क्लब मोस है। ब्रायोफाइटा में लीवरवर्ट आएगा, हॉर्नवर्ट आएगा और आपका मोस भी आएगा। ये तीनों के तीनों आपके किस में आते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ये टेरिडोफाइटा में है और ये भी क्या है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत है। इसलिए उत्तर नंबर 1 आपका राइट है। कई बार इनको देख चुके हैं, बहुत ज्यादा बार इनको हम पढ़ चुके हैं। निम्न में से असहवनी नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है ऐसे पादप जिनमें फल व बीज नहीं बनते, जिनमें जो जनन है वो या प्रजनन जो अंग है वो स्पष्ट नहीं होते और जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। किसमें, क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत। ऐसे पादप जिनमें जनन बीजाणुओं द्वारा होगा, फल और बीज नहीं बनेंगे और इनके जो प्रजनन अंग है वो स्पष्ट नहीं होते, इसमें थेलोफाइटा और आपका ब्रायोफाइटा आते हैं। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इसके अंतर्गत आते हैं। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की गणना क्रिप्टोगैम्स के अंतर नहीं होती। क्रिप्टोगैम्स में थेलोफाइटा आएंगे, ब्रायोफाइटा आएंगे और टेरिडोफाइटा आएंगे। अब इन्होंने पूछा है नॉन वेस्कुलर, तो नॉन वेस्कुलर के अंदर आपका क्या आता है, जिसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, तो वो आपका थेलोफाइटा भी होगा और आपका ब्रायोफाइटा भी होगा। तो थेलोफाइटा यहाँ ऑप्शन में दे नहीं रखा, इसलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। केवल ए, S7 के अंदर क्या होगा, केवल ए होगा, केवल ए होगा, जो क्या है आपका ब्रायोफाइटा है। तो इसलिए हम इसको उत्तर क्या मानेंगे, 1 नंबर मानेंगे, ब्रायोफाइटा। किस जिम्नोस्पर्म का प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, एबीज बालसेमिया, जो कि सीमेंट के रूप में काम में आता है, सीमेंट जैसा पदार्थ बनाने में काम में आता है, तो ये नहीं है। स्विकोएजाइजेंटम नहीं है। टेक्सस एक टेरिडोफाइट है जो कि कैंसर रोधी औषधि बनाने में काम में लिया जाता है।
जिम्नोस्पर्म में जो बीजाणु होते हैं वो सब के सब बीजाणु समान नहीं होते, इसलिए उनको क्या कहते हैं, विषम बीजाणु क्या हेटेरोस्पोर्स प्रकार के पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिम्नो अनावर्त बीजियों में भ्रूणपोष, अनावर्त बीजियों में जो भ्रूणपोष बनेगा वो अगुणित होगा और निषेचन से पूर्व बनेगा, निषेचन से पहले बनेगा और अगुणित होगा, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर निषेचन के पश्चात बनता है और त्रिगुणित होता है। ये प्रश्न भी कई बार आता है क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है, ये अलग से टॉपिक भी आ गया, हम एम्ब्रियोलॉजी उसके अंदर भी पढ़ते हैं। निषेचन के बाद और त्रिगुणित, निषेचन से पूर्व और अगुणित हमारा पूछा है जिम्नोस्पर्म, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोनों का हमने आपको बता दिया। डाइकैरियोन, डाइकैरियोन का निर्माण हमें पता है किसकी विशेषता, फाइकोमाइसिटीज, हाँ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की विशेषता है क्या, डाइकैरियोन। एक सेल में 2 नाभिक या एक सेल के अंदर 2 केंद्रों का बनना डाइकैरियोन कहलाता है। अर्थात यहाँ प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा, डायरेक्ट प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी नहीं होता है, केंद्रों का विभाजन नहीं होता है, कैरियोगेमी नहीं होगा, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी नहीं होता है। तो यहाँ डाइकैरियोन स्थिति किसके अंतर्गत बनेगी, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज पादपों के जो क्लास है उसके अंतर्गत बनेगी। डाइकैरियोन का मतलब 2 न्यूक्लियस का एक कोशिका के अंदर पाया जाना। आप सबको पता है कि 2 सेल जो इसके द्वारा ऐसे जुड़ जाएगी, क्लैंप कनेक्शन जिनको बोलते हैं, यहाँ से जो केंद्र का यहाँ आ जाएगा, दोनों केंद्र के एक सेल के अंदर हो जाएंगे, इसलिए इसकी स्थिति को क्या कहते हैं, डाइकैरियोन स्थिति कहते हैं। ये 1 नंबर उत्तर राइट। अगला प्रश्न है, अब ये आपके दे रखे हैं क्या उदाहरण, और उदाहरण आपको केवल क्या करना है, मिलान करना है कि जो राइजोपस है, जो राइजोपस है, अब राइजोपस का मतलब है एकाच्य, ए का बिल्कुल जाइगोमाइसिटीज के अंदर आएगा राइजोपस, जो कि एक क्लास है, सब क्लास है। बी का एक पेनिसिलियम फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज के अंदर आएगा बिल्कुल। सी का 2 अस्ट्रेलेगो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आएगा, और डी का 3 अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंतर्गत आएगा। तो ऐसा प्रश्न यदि आए तो आपको केवल एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल हर क्लास के आपको याद होने चाहिए, तो प्रश्न आपका गलत नहीं होता। कवक के किस वर्ग में क्लैंप कनेक्शन पाए जाते हैं, तो हमें पता है कि बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्लैंप कनेक्शन पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो डाइकैरियोन स्थिति होती है वो क्लैंप कनेक्शन के कारण होती है, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर पाई जाती है। तो ये थे आपके 150 प्रश्न जिसका हमने सॉल्यूशन देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जो लोग अभी भी हमारे टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ पाए हैं, अंतिम मौका है, आप 50% डिस्काउंट के साथ इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्नों का सॉल्यूशन और आपको इस प्रकार के बेहतरीन एनसीईआरटी आधारित प्रश्न मिल रहे हैं, उनको आप पीडीएफ डाउनलोड करें, उनको बार बार अभ्यास करें, तो निश्चित रूप से आने वाली जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा है उसमें आप बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे। धन्यवाद।